Hello everyone, welcome back. And this is our chapter number 2, nutrition in plant. Okay, so let's get started. You have learned in chapter number 1 that plants can prepare their food by the process of photosynthesis, but animals cannot. जैसे हमें सबको पता है कि जो प्लांट रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, पर एनिमल्स नहीं बना पाते। और फिर इसी कारण एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। यहाँ पे लिखा है कि जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, खुद का खाना, जो खाना रहता है वो प्लांट से ले लेते हैं, मतलब खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। जैसे फॉर सम एनिमल्स मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स भी आ गए उसमें। ह्यूमन बींग्स कभी प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं इन द सेंस हम वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हैं वो भी प्लांट्स ही है, फिर उनको प्रॉपर कुक करके हम खाते हैं। इसी तरह हम नॉनवेज भी खाते हैं, तो इसका मतलब हम एनिमल्स है और हम दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड भी होते हैं। कुछ एनिमल्स रिकॉल दैट all organisms including humans require food for the growth। जो ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमंस और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन से दे रिक्वायर्ड फूड। उन्हें फूड की जरूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, रिपेयर होना चाहिए बॉडी का। अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ है तो वो रिपेयर होना चाहिए, उसके लिए उन्हें फूड की जरूरत होती है। और जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग भी होनी चाहिए, मतलब बॉडी में इंटरनली जो जो काम हो रहे हैं वो एक्चुअली प्रॉपरली होने चाहिए। तो इसके लिए हमें फूड की जरूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल न्यूट्रिशन में होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, दिस ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स। तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर मतलब माउथ के थ्रू लेते हैं। और वो जो पेट में जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में पूरे एब्जॉर्ब होके यूटिलाइजेशन होता है उसका। यूटिलाइजेशन होना मतलब यूज होना वो न्यूट्रिशन का बॉडी में। दैट इज ऑल इंक्लूड इन द एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, वो याद रखना है आपको कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बॉडी में। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, की फूड किस तरह से आप इंटेक कर रहे हो, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी का उसमें सॉरी फूड का बॉडी में यूटिलाइजेशन होना मतलब यूज होना। यूटिलाइजेशन मतलब यूज होता है। ओके, यू हैव स्टडीड इन द क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हमने पढ़ा है प्रोटीन, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, रफेजेस भी होता है, हमने पढ़ा था डाइटरी फाइबर एंड रफेजेस। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमने क्लास 6 में ही पढ़ा है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और वैसे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, वो ऐसे ही यूटिलाइज नहीं करती बॉडी, उसका यूज ऐसे ही नहीं करती, तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में पहले ब्रेक डाउन होंगे, तब जाके बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में आता है कार्बोहाइड्रेट्स। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये डाइजेशन की डेफिनेशन है, आपको सबको अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे बताया है कि द breakdown of complex substance, complex component of food into simpler substances is called digestion. This is the definition of digestion. Complex substance का breakdown होके वो simpler
सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब डाइजेशन हो रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाई है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की डायग्राम ऐसी है, इस तरह से चेन बनी है। और जब वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ब्रेक डाउन हो गया है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे, वन वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, सॉरी, मॉलिक्यूल्स बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक में के साथ कंबाइंड है बाय द बॉन्ड। वो बॉन्ड से वो एक में के साथ अटैच्ड है। जैसे ही वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, सिंपलर सब्सटेंस जब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है, वो सिंपल है, वो फ्री है। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एक में के साथ बाइंड है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, जो हम फूड अंदर ले रहे हैं उसके कितने तरीके हो सकते हैं ये हमें जानना है। दैट इज द डिफरेंट वे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी varies in the different organisms. Bees and hummingbirds serve the nectar of the plant. जैसे अभी देखो, बीज रहती है और हमिंग बर्ड्स रहते हैं। बर्ड्स मतलब वो जो हम का साउंड करते हैं ना, उन्हें उन्हें हमिंग बर्ड्स बोलते हैं। तो बीज और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टर ऑफ द प्लांट। नेक्टर मीन्स रहता है शुगरी सब्सटेंस, जो फ्लावर में प्रेजेंट रहता है। शुगरी सब्सटेंस स्वीट रहता है वो। तो वो आई थिंक लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, नेक्टर शुगरी रहता है। तो बर्ड्स क्या करते हैं, प्लांट से उसे सक कर लेते हैं। इन्फंट्स ऑफ ह्यूमन, इन्फंट्स मतलब छोटा बेबी, छोटे बेबी को इन्फंट बोलते हैं। एकदम छोटा जिसका बर्थ अभी अभी हुआ है उसे इन्फंट कहते हैं। तो वो इन्फंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन द मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क मतलब मम्मी का दूध। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो मम्मी के दूध पे डिपेंड रहते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स भी रहते हैं वो भी मम्मी के दूध पे डिपेंड रहते हैं, मतलब उनके मम्मी के दूध पे। जैसे कैटल्स रहते हैं, कैटल्स में आता है काऊ, बफेलो। तो वो जो उनके बछड़े होते हैं छोटे छोटे, वो उनके मम्मी के मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि ह्यूमंस के छोटे बेबी का न्यूट्रिशन कैसा है, अदर एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसा है, और जो प्लांट्स और जो हमिंग बर्ड्स और बीज रहते हैं, कीड़े, इंसेक्ट्स, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। वो नेक्टर खा रहे हैं, छोटे बच्चे दूध पी रहे हैं, छोटे एनिमल्स भी दूध पी रहे हैं। अभी स्नेक्स लाइक पाइथन, पाइथन नाम सबने सुना होगा। सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। पाइथन इतना डेंजरस स्नेक होता है कि वो कोई भी एनिमल को खा लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो पानी पे रहते हैं, मतलब वाटर वाटर में रहते हैं, रिवर में वगैरह। तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रहते हैं पानी में तैरने वाले, तो वो पार्टिकल्स को क्या करता है, छोटे छोटे टाइनी फूड पार्टिकल्स को वो खा लेते हैं, उस पे फीड करते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.1। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या बताया है वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है, यहाँ टेबल में वेरियस नेम्स ऑफ एनिमल्स दिए हैं, जैसे स्नेल है, एंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, एवरीथिंग। तो इनके काइंड ऑफ फूड, मतलब ये किस तरह का खाना खाते हैं वो यहाँ मेंशन करना है। और मोड ऑफ फीडिंग मतलब वो खाना कहाँ से ले रहे हैं, उन्हें वो खाना कहाँ से मिल रहा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो ये चार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। स्क्रैपिंग, चीविंग, सिफनिंग, दिस आर ऑल द टाइप ऑफ I mean mode of feeding, swallowing, sponging, sucking, etc. मतलब वो मोड ऑफ फीडिंग मतलब किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं। कोई सक करके ले रहा है, कोई स्पॉन्जिंग करके, कोई कैप्चर करके, कोई सॉलो करके। सॉलो मतलब डायरेक्ट गिटकना। स्क्रैपिंग, चीविंग, चीविंग मतलब चबाना। तो ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मोड ऑफ फीडिंग है, यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। और काइंड ऑफ फूड मतलब किस तरह का खाना वो खाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश सबने देखी है, वो पानी में रहती है। तो ये जो स्टारफिश होती है वो क्या करती है, हार्ड शेल से कवर्ड रहती है, वो हार्ड शेल बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब हम ये शेल ओपन करते हैं, द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। वो जो स्टार फिश का जो माउथ रहता है वहां से क्या, इट्स जो स्टारफिश रहती है, स्टारफिश क्या करती है, वो अपना स्टमक बाहर निकालती है थ्रू इट्स माउथ, मतलब उसका जो मुंह रहता है वहां से अपना स्टमक बाहर निकालती है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। जो शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल रहते हैं उनको खाने के लिए जो स्टारफिश रहती है वो अपना स्टमक अपने माउथ से बाहर निकालती है। द स्टमक गेट्स देन गोज बैक इनटू द बॉडी। फिर जो बाहर निकला हुआ स्टमक रहता है वो फिर से बॉडी के अंदर जाता है, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर वो धीरे धीरे फूड स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके से स्टारफिश खाना खाती है, या फिर डाइजेशन प्रोसेस स्टारफिश में होती है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। अभी डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस बीइंग में डाइजेशन कैसे हो रहा है, वी टेक इन फूड थ्रू अ माउथ। हम क्या कर रहे हैं, माउथ से फूड ले रहे हैं, फिर वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, फिर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन होना मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। यूटिलाइजेशन एंड एसिमिलेशन उसे बोलते हैं। The unused part of the food are defecated. Have you ever, जो unused part होता है फूड का, मतलब फूड से हमने सारे न्यूट्रिएंट्स जो काम की चीजें थी वो सारी एब्जॉर्ब कर ली। अब फूड का कुछ पार्ट अनयूज है जो बिना काम का है, वो डेफिकेटेड हो जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाएगा एज अ वेस्ट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड अवर द बॉडी। जो हमारी बॉडी है, वो बॉडी जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा है उसके साथ क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है। द फूड पासेस थ्रू कंटिन्यूअस कैनल। तो एक लंबी कैनल होती है, वो कंटिन्यू में फूड वहां से पास होते रहता है, विच बिगिंस एट बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। तो बक्कल कैविटी से वो कैनल शुरू हो रहा है और एनस तक एंड हो रहा है। इसी कैनल को एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक सेकेंड, आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डायग्राम है ना इससे समझेगा। देखो ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब जो माउथ में जो जो हमारा माउथ है ना, जहाँ पे टीथ प्रेजेंट है, जहां से हम फूड न्यूट्रिशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मतलब हम अपना फूड लेते हैं, हमारे माउथ में डालते हैं, फिर जब हम चीविंग शुरू करते हैं तब हमारी डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है। तो वो शुरू कहाँ पे हो रही है, बक्कल कैविटी में, और एंड कहाँ पे हो रही है, एनस में। एनस से फूड बाहर निकल जाएगा, एनस से फूड बाहर निकल जाएगा और बकल कैविटी से शुरू हो जाएगा। तो फूड यहाँ से जा रहा है बकल कैविटी में, फिर बकल कैविटी से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, फिर वो कंटिन्यू प्रोसेस में से मूवमेंट करेगा फूड, जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लू लाइन आपको। फिर स्टमक में जाएगा फूड, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से वो पूरे पाइप के थ्रू घूमेगा वो फूड। फिर होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फूड बाहर निकल जाएगा एनस थ्रू। तो ये है पूरी एलिमेंट्री कैनल जो स्टार्ट हो रही है बक्कल कैविटी में और एंड हो रही है एनस में। तो ये जो कैनल है, पूरी लंबी जो कैनल है, इसे ही नाम दिया है एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्यों बोला है, क्योंकि वहां पे डाइजेशन प्रोसेस हो रही है। तो अब देखो बक्कल कैविटी जो कैनल है, जिस कैनल की हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनल की, उसके वेरियस कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट है बक्कल कैविटी, सेकेंड है फूड पाइप और इसोफेगस और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। लास्ट में एनस है। तो ये आपको याद रखना है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स ऑल टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। The food components gradually get digested as food travel through various components, the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary gland, the liver, the pancreas, secrete digestive juices. अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी के बाद
इसोफेगस शुरू हो रहा है। जैसे एलिमेंट्री कैनल है ना, एलिमेंट्री कैनल के वेरियस पार्ट्स देख रहे हैं हम कि जो जितने भी पार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सब मिला के एक एलिमेंट्री कैनल बन रहा है। जैसे माउथ का पार्ट हो गया बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद ये इसोफेगस शुरू हो रहा है, इसे बोलेंगे इसोफेगस, दैट इज नेक्स्ट पार्ट। फिर है स्टमक, स्टमक भी आ रहा है। फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये इतना पार्ट हो गया पूरा सॉरी एलिमेंट्री कैनल का। ठीक है। अब इस एलिमेंट्री कैनल में कुछ अलग अलग ग्लैंड्स भी इंक्लूड है जो क्या करते हैं, अपना सिक्रेशन फूड में डालते हैं ताकि डाइजेशन प्रोसेस और इजी हो सके। तो यहाँ पे है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा। जैसे आपको पता है, हम बोलते हैं, हमारे माउथ में टाइम टू टाइम सलाइवा सीक्रेट होते रहता है, और फिर वो सलाइवा हम फूड पाइप के थ्रू इनटेक कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस होती है। जैसे हम फूड खा रहे हैं, फूड खाएंगे तो जैसे फूड हम च्यू करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा सीक्रेट करेगा और फिर वो सलाइवा फूड में मिक्स होगा। फिर वो फूड इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा। तो ये सलाइवरी ग्लैंड कर क्या रहा है, तो फूड की प्रोसेस मतलब फूड डाइजेशन की प्रोसेस इजी कर रहा है। तो ये ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सीक्रेट करता है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। सलाइवरी ग्लैंड होता है द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। लीवर और पैनक्रियास भी, देखो लीवर है ना, ये लीवर में है गॉल ब्लैडर, छोटा सा ये गॉल ब्लैडर जो दिख रहा है, गॉल ब्लैडर सीक्रेट करता है बाइल जूस थ्रू अ बाइल डक्ट। ये जो पाइप दिख रहा है यहाँ पे, ये है बाइल डक्ट। ये जो पाइप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है बाइल डक्ट और ये है गॉल ब्लैडर। और ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ट्रायंगुलर में, जो ऐसा ट्रायंगुलर में दिख रहा है वो है लीवर। ठीक है। फिर यहाँ पे जो सर्कुलर में दिख रहा है वो है गॉल ब्लैडर। फिर वहां से एक जो पाइप निकला है उसे बोलते हैं बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस सीक्रेट करता है कौन, गॉल ब्लैडर। वो बाइल जूस कहाँ आता है, स्टमक में, ताकि फूड और डाइजेस्ट अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब जैसे ये पैंक्रियाज है, ये भी अपना सिक्रेशन स्टमक में डालता है फूड आने के बाद। उसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, तो वो क्या होगा, स्टमक में खाने के साथ मिल जाएगा। उससे डाइजेशन प्रोसेस और इजी हो जाएंगी। फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए ये जो ग्लैंड्स है वो अपना सिक्रेशन पेट में छोड़ते हैं। आई होप यू आर आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब एलिमेंट्री कैनल जो हमने पहले ट्रैक पढ़ी, और फिर उससे एसोसिएटेड जो थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उससे मिला के बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बन गई हमारी पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे बक्कल के सॉरी जैसे सलाइवरी ग्लैंड और गॉल ब्लैडर, और से लीवर, लीवर भी कह सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास, ये तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन पेट में छोड़ते हैं ताकि डाइजेशन अच्छा हो। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, the digestive tract and the associated glands together constitute a digestive system। ठीक है। अभी the mouth and the buccal cavity देखेंगे। माउथ और बक्कल कैविटी अभी सबको पता ही है। जो हम हमारा जो माउथ है जहाँ पे टीथ है और टंग है, वो उसे ही बक्कल कैविटी कहते हैं। अभी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो रही है, तो फूड से ही हो रही है, सॉरी माउथ से ही हो रही है। फूड क्या कर रहे हैं, हम अपने माउथ में ले रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसको अंडरलाइन कर लेना ध्यान से। इंजेशन की प्रोसेस का डेफिनेशन आती है पेपर में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो फूड है वो हम अपने माउथ में ले रहे हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, इन मतलब अंदर, जेशन मतलब डाइजेशन। तो इंजेशन, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली। हम क्या करते हैं, हमारे टीथ से फूड को ब्रेक करते हैं और च्यू करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो गम में जो टूथ रहता है वो अपने अपने
सॉकेट में प्रॉपरली रूटेड रहता है। रूटेड मतलब फिक्स रहना। अवर टीथ वैरी इन अपीरियंस, हमारे टीथ अपीरियंस में वैरी करते हैं, मतलब सब टीथ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और हमारे टीथ जो रहते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो जो भी हमारे टीथ, हमें जैसे हमारे पास 32 टीथ होते हैं, 16 इन अ डाउनवर्ड, 16 प्रेजेंट इन अ अपवर्ड। सो 16 टीथ होते हैं। तो सब जो पेयर बनी रहती है ना, यहाँ पे जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, मोलार टीथ मतलब बड़े वाले टीथ रहते हैं जो एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं। इधर तीन प्रेजेंट है, और राइट साइड में तीन प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में तीन प्रेजेंट है, दैट इज टोटल 6। तो ये क्या करेंगे, फूड को च्यू करने के काम में आएंगे। प्री मोलर टीथ भी है, उनका भी शेप डिफरेंट है फ्रॉम द मोलर टीथ। फिर कैनिन टीथ, ये देखो कैनिन टीथ, ये जो दिख रहे हैं कैनिन टीथ, ये क्या करते हैं, कोई भी जैसे कोई भी पार्ट रहता है ना फूड का, जिसे हमें तोड़ना है जोर लगा के, तो वो कैनिंग टीथ करते हैं। इंसिसर टीथ आर द फ्रंट फ्रंट टीथ, जो फ्रंट के चार टीथ रहते हैं वो इंसिसर रहते हैं। तो इनके काम के जो चार टाइप के टीथ है हमारे माउथ में, जैसे ये नीचे का स्ट्रक्चर है ना, वैसे ही ऊपर भी स्ट्रक्चर रहेगा। जो ये चार टाइप के टीथ है हमारे माउथ में, ये अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे हैव गिवन द डिफरेंट नेम्स। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया नाउ। एक्टिविटी, एक सेकेंड। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ एक बार देख लेते हैं। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर एगो? क्या जब आप छोटे थे तब आपने आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जो छोटे टीथ है वो गिर रहे हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज ऑफ 6 to 8। तो जब आप 6 से 8 साल के बच्चे रहते हैं, उनके जो मिल्क के टीथ रहते हैं, जो छोटा जो बच्चा रहता है, जैसे वो 1 साल का होने तक उसको छोटे छोटे टीथ आ जाते हैं। फिर वो टीथ 6 to 8 ईयर्स का होता है ना, वो तब तब वो सारे टीथ गिर जाते हैं, तो उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। फिर वो सारे टीथ गिरने के बाद उसे नए और परमानेंट टीथ आते हैं, तो उसे बोलते हैं परमानेंट टीथ। दैट इज द सेकेंड सेट ऑफ टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो वो जो परमानेंट टीथ रहते हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। वो जब हम ओल्ड हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तब शायद वो गिर सकते हैं ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। अगर आपको कुछ डेंटल डिसीज हो गया तब गिरते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा एजेड हो गए हो तब गिरते हैं। ऐसे यूजुअली परमानेंट टीथ तो गिरते नहीं है। ठीक है, वी आर मूविंग ऑन नाउ। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक एट इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ। अपने वॉश करने हैं हाथ, और मिरर में देख के अपने टीथ काउंट करने हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है, मतलब थम थम के साइड वाला जो फिंगर रहता है, उससे हमारे टीथ को हमें फील करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? कितने टाइप के टीथ आपको दिखे? जो एप्पल और ब्रेड, टेक अ पीस ऑफ एप्पल, एप्पल लेना है या फिर ब्रेड लेना है और उसे खाना है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? बाइट करने के लिए, कट करने के लिए आपने कौन से टीथ का यूज किया? तो जैसे ही हम एप्पल और ब्रेड खाने को लेते हैं हाथ में, तब बाइट और कट करने के लिए हम यूज करते हैं अब हमारे इंसीसर टीथ, दैट इज द फ्रंट टीथ। ये बाइट और कटिंग करने के लिए हमने इंसीसर टीथ का यूज किया। अपर जॉ और लोअर जॉ में दोनों में हमने बाइट और कट करने के लिए इंसिसर टीथ का यूज किया। जो नीचे जो इंसिसर टीथ थे वो 4 थे, अपर जॉ में भी 4 थे। टोटल देयर आर 8 इंसिसर टीथ। पियर्चिंग एंड टीयरिंग टीथ। पियर्चिंग एंड टीयरिंग टीथ कौन से रहते हैं? पियर्चिंग मतलब जैसे टीयरिंग, अगर किसी, जैसे हमने आपने कभी सोचा देखा होगा कि चिप्स का पैकेट हम सभी खाते, चिप्स हम सभी खाते हैं। तो चिप्स का पैकेट जब हम लाते हैं और उसको भी टीयर करना है, तो हम हमारे दांतों से टीयर करते हैं। तो थोड़ा ध्यान लगा के कभी नोटिस करना, जो इंसिसर टीथ होते हैं उसके साइड में जो दो कैनिन टीथ होते हैं ना, हम उससे टीयर करते हैं। तो इसे ही बोलते हैं पियर्चिंग एंड टीयरिंग टीथ।
तो वो नीचे दो होते हैं, ऊपर दो होते हैं अपर जॉ में, दैट इज टोटल 4 teeth आर देयर। चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ तो ये ही होते हैं, प्रीमोलर और मोलर, दैट इज 6। लोअर जॉ में 6 टीथ होते हैं, अपर जॉ में 6 टीथ होते हैं, टोटल हो गए 12 टीथ। देयर आर record your observation in the table 2.2, find out the ones that are used for chewing and grinding। ओके, चीविंग एंड ग्राइंडिंग करने के लिए तो मोलर और प्रीमोलर ही यूज हो रहे हैं। इधर 5 है, इधर 5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 5 है लोअर जॉ में और अपर जॉ में, एक सेकेंड, इधर 5 है, इधर 5 है, मतलब टोटल 10 है। तो लोअर जॉ में हमारे पास 10 टीथ है चीविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, और अपर जॉ में भी 10 टीथ है, दैट इज टोटल 20 टीथ आर देयर, 20 टीथ आर देयर। चीविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए 10 टीथ, यहाँ पे भी 10 टीथ, यहाँ पे अब हो गए टोटल 32 टीथ। देयर आर 32 टीथ इन अवर माउथ। अवर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड विद सीक्रेट सलाइवा। हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। डू यू नो अबाउट द सलाइवा ऑन द फूड? फूड में जो सलाइवा होता है उसके बारे में आपको पता है? फूड में नहीं होता एक्चुअली, जो हम फूड खाते हैं जब हम माउथ में उसे डालते हैं तब उसमें सलाइवा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 2.3। हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं। दो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक में बॉइल्ड राइस डाल दिए, ऐसी ही राइस जो सिर्फ पानी में हमने बॉईल कर किए हैं, ऐसे राइस डाल दिए। और कुछ राइस क्या किए हमने, हमारे माउथ में लेके उसको च्यू किया मतलब चबाया, और फिर वो चबाए हुए राइस को हमने निकाल के टेस्ट ट्यूब में डाला है। फिर उसके बाद हमने सम वाटर डाल दिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया दोनों टेस्ट ट्यूब में। फिर हमने ऐड किया आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ऐड किया और आयोडीन सॉल्यूशन दूसरे में भी ऐड किया। तो अब देखो हुआ क्या, जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया ना, तब ये जो जो बॉइल्ड राइस वाला टेस्ट ट्यूब था उसमें कलर चेंज हो गया। जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था उसका सॉल्यूशन, उसका जो कलर है वो चेंज हो गया, दैट इज ब्लू हो गया। दैट इसका मतलब जो स्टार्च था प्रेजेंट राइस में उसके साथ रिएक्शन कर लिया आयोडीन सॉल्यूशन ने, और रिएक्शन होने के बाद वो उसने अपना कलर पूरा चेंज कर दिया। हमने ये टेस्ट 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है कि जब हम कोई भी स्टार्ची फूड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पोटैटो लिया था, पोटैटो पे जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तो उसमें भी डार्क ब्लू और थोड़ा ब्लैकी कलर, कलर मतलब कलर हमने स्पॉट किया था। तो यहाँ पे भी सेम हुआ है, जो राइस है ना, राइस कंटेन स्टार्च, तो स्टार्च के साथ आयोडीन का रिएक्शन हुआ और उसके वजह से जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू बन गया। पर यहाँ पे क्या कैसे हुआ ना, जब हमने च्यू राइस यहाँ पे डाले, उसके बाद पानी डाला, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला, पर ये सॉल्यूशन का कलर कुछ चेंज हुआ ही नहीं। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमने च्यू किए थे राइस उसमें हमारे माउथ का सलाइवा मिक्स हो गया। तो अब जब हमने सलाइवा मिक्स हो गया हुआ राइस उसमें डाला और उसमें जब बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो रिएक्शन ही नहीं हो पाया स्टार्च का और आयोडीन सॉल्यूशन का, बिकॉज ऑफ द सलाइवा। सलाइवा ने क्या कर लिया, जो स्टार्च है, स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होने ही नहीं दिया, उसके वजह से कलर चेंज हुआ ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। यहाँ पे बताया है द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। जो सलाइवा राइस में प्रेजेंट था उसने क्या किया, जो स्टार्च था ना स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमारा च्यू राइस है उसमें स्टार्च है ही नहीं, अगर स्टार्च है ही नहीं तो कलर चेंज होगा कैसे? कलर चेंज तो तब होता है ना जब स्टार्च रहता है। तो अब यहाँ पे ये इस राइस में स्टार्च है ही नहीं, जो भी स्टार्च था उसको सलाइवा ने ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्रेक डाउन होके सिंपल शुगर में अब वो कन्वर्ट हो गया है, तो वो तो वो चेंज होगा ही नहीं, कलर चेंज नहीं होगा उसका। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, इस टेस्ट ट्यूब का कलर क्यों चेंज हुआ और इस टेस्ट ट्यूब का कलर क्यों चेंज नहीं हुआ, ये आपको समझ गया होगा।
ओके, मूविंग ऑन, स्टार्च की वजह से ही नहीं हुआ है, सॉरी, सलाइवा की वजह से ही नहीं हुआ है। सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग अंडरलाइन कर लेना। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। शुगर में शुगर में कन्वर्ट हो गया स्टार्च जो भी प्रेजेंट था। और किसकी वजह से हुआ? तो सलाइवा की वजह से। द टंग इज फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग रहता है वो क्या रहता है? फ्लेशी रहती है, मस्कुलर ऑर्गन है, और बक्कल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट है। फ्लोर पे मतलब एकदम डाउन साइड पे। इट इज फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट पे एकदम फ्री होती है एंड हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टीथ? तो टीथ के फंक्शन, सॉरी, फंक्शन ऑफ द टंग, टंग के फंक्शन क्या आपको पता है? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। तो हम हमारी जो टंग है वो किस लिए यूज कर रहे हैं? तो टॉकिंग करने के लिए, मतलब बोलने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस द सलाइवा, और एक और काम कर रही है टंग, जो सलाइवा है वो फूड में वो मिक्स कर रही है ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प द सॉलोइंग फूड। जब हम फूड, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम खाना खाते हैं और फूड हमारे माउथ में लेते हैं, तब वो टंग ही रहती है जो फूड को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो और जब सॉलो करना होता है फूड को, मतलब गिटकना होता है, तब भी जो टंग है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। टंग हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग। जो हमारी टंग रहती है उसके हेल्प से हम हमारा फूड टेस्ट करते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो टंग पे फ्रंट साइड पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट डिटेक्ट कर पाते हैं। या अभी यहाँ पे दिया है, वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द टेस्ट बड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। जो एक एक्टिविटी करके हम जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग पे प्रेजेंट होते हैं उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। रीजन्स ऑफ टंग ऑफ डिफरेंट टेस्ट। यहाँ पे देखो, ये एक रीजन है, डिफरेंट रीजन दिए। एक देखिए, ये फ्रंट है, ये बैक वाला रीजन है, ये मिडल रीजन है। यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं हम टेस्ट ऑफ द फूड। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये चार्ट हम पहले इतना देख लेते हैं, एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद हम चार्ट देखेंगे। एक्टिविटी 2.4। तो इसमें क्या करना है? प्रिपेयर द सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश नीम लीफ और बिटर कर्ड। तो क्या करना है? हमें 4 सॉल्यूशन बनाने हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाना है। मतलब शुगर लेनी है, उसको पानी में डालना है, उसका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाना है। जो कॉमन सॉल्ट है उसको पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन बना लेंगे। लेमन जूस, लेमन का जूस सबको पता है। जूस ऑफ क्रश नीम लीफ, जो नीम के लीफ रहते हैं उसको क्रश करके नीम का जूस। ठीक है, तो हमने ऐसे इस तरीके से हमने 4 सॉल्यूशन ले लिए हैं, सैंपल। ओके, blindfold one of your classmate and ask her him to take out the tongue and keep it in a straight and flat position। अब हम, एक क्लासमेट जो है आपका फ्रेंड, उसको लेना है, उसके आंखों पे पट्टी लगानी है, और फिर जो माउथ रहता है उसकी टंग टंग पे ये सारे सॉल्यूशन बारी बारी से उसको टेस्ट कराने हैं। यूज अ क्लीन टूथपिक to put above the sample one by one on the different areas of the tongue as shown in the figure. Use a new toothpick for each sample. Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. तो क्या करना है? उसके टंग पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे हमें वो जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किए हैं वो डालने हैं, और उसको पूछना है कि कौन से एरिया में कौन सी टेस्ट तुमने डिटेक्ट की। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ योर क्लासमेट। तो क्लासमेट से रिपीट करनी है ये एक्टिविटी और अपना ऑब्जर्वेशन राइट करना है। तो ये जो डिफरेंट एरियाज है ना, यहाँ पे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट वो डिटेक्ट करेंगे, जैसे स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस। 3 टेस्ट मिलेंगी तुमको, एक स्वीट, एक सॉल्टी और एक सोर और बिटर। ठीक है,
ये ब्लू कलर का बॉक्स देख लेते हैं एक बार। स्वीट एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं पर वो हमें कुछ हार्म नहीं करते। हाउ एवर इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ, अगर हम हमारे टीथ और हमारा माउथ अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, तो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं, जिंदा हो जाते हैं। मतलब जिंदा ही रहते पहले से, पर वो जो बैक्टीरिया अगर हम हमारा माउथ क्लीन नहीं रखते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं वहां पे। बहुत मतलब माउथ में पूरा बैक्टीरिया का कॉलोनी बन जाती है। मतलब अगर आप अपना माउथ को क्लीन नहीं रख रहे हैं और खाना खाने के बाद क्लीन नहीं कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में बहुत ग्रो करते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड है, अगर सपोज हमने खाना खाया पर वो खाना खाने के बाद आपने मुंह प्रॉपरली वॉश नहीं किया तो इसका मतलब कुछ जो बचा हुआ खाना है वो आपके माउथ में प्रेजेंट है। तो ऐसा बचा हुआ खाना इस पे बैक्टीरिया फीड करेंगे, फिर बैक्टीरिया क्या करेंगे, पूरा शुगर उसमें से सक कर लेंगे और खुद का कॉलोनी बढ़ाएंगे। खुद का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाएंगे। और वो क्यों बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, तो जो खाना है वो खाना खा के जो आपके माउथ में अभी प्रेजेंट है ना, वो खाने से शुगर एब्सॉर्ब करके वो अपना खाना, वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। हाँ, तो वो वो शुगर खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एसिड रिलीज कर रहे हैं। जो भी एसिड वो बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं ना, वो एसिड क्या करेंगे, धीरे 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 तुम्हारे टीथ को डैमेज करेंगे। और इसी कंडीशन को बोलते हैं टूथ डिके, मतलब दांतों का सड़ना। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने नहीं की टाइम से, तो इट कॉजेज सीवियर टूथ एच। टूथ एच मतलब दांत दुखना, बहुत ज्यादा जोर से आपका दांत दुखने लगेगा। एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। और अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, मतलब इतना ज्यादा सड़ गया है दांत, तो वो टूथ लॉस भी हो जाएगा। दैट इज वो गिर जाएगा या फिर हद से ज्यादा सड़ जाएगा। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कुलप्रिट। हाँ, तो चॉकलेट, अगर जिसका दांत सड़ रहा है तो उसको चॉकलेट, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं खानी चाहिए। मतलब कोई भी शुगरी सब्सटेंस या फिर शुगरी फूड मटेरियल हमें इंटेक नहीं करने चाहिए अगर हमारा दांत बहुत इजीली सड़ जाता है। तो बेस्ट वे है, जो भी खा रहे हो खाने के बाद मुंह को साफ करो। मुंह को साफ करो, मुंह को साफ रखो ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना हो। और ग्रो ना हो और हमारे फूड में कुछ, सॉरी, हमारे माउथ में कुछ बचा हुआ फूड ना रह जाए। अगर आपके माउथ में कुछ बचा हुआ फूड रहता है ना खाना खाने के बाद, तो वहां पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया फिर उसे अपना खाना बना लेंगे। बैक्टीरिया उसे अपना खाना बना लेंगे, वो खुद खाएंगे और ग्रो हो जाएंगे। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ब्रश। इसलिए ब्रश से और दातुन से हमें हमारे टीथ अच्छे से क्लीन करने हैं। और हमारा डेंटल फ्लॉस और जो भी हमारे दांतों में कचरा फंसा हुआ रहता है ना खाना खाने के बाद, वो साफ करना है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे डे कम से कम एक दिन में 2 बार हमें हमारा माउथ वॉश करना है। आफ्टर एवरी मील, मतलब हर बार खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ क्लीन रखना है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट अ डर्टी फिंगर्स। कुछ भी गंदे हाथ हमारे हमें माउथ में नहीं डालने हैं। और जो भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो वॉश नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, वो भी उठा के हमें अपने माउथ में नहीं डालना है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, जब कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग। और खाना खाते खाते कभी कभी हम हंसते हैं, खाना खाते खाते हम बातें करते हैं। यू मे कफ, गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन। तो तब हमें इचकियां आती है। हिकअप्स मतलब होता है इचकियां। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इचकियां आती है। दिस हैपन व्हेन द फूड मटेरियल्स एंटर्स द वाइन पाइप। वाइन पाइप मतलब जिससे हवा अंदर जाती है। एक वाइन पाइप रहता है, एक फूड पाइप रहता है। वाइन पाइप से हवा अंदर जा रही है, फूड पाइप से खाना और पानी अंदर जा रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में खाना खाते हो या फिर बातें करते हुए और हंसते हुए खाना खाते हो, तो क्या होगा, आपके वाइन पाइप में खाना जाएगा और इससे आपको हिचकी आने लगेगी।
द वाइन पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। वाइन पाइप क्या कर रहा है, जो हवा है वो नॉस्ट्रिल से लंग्स तक लेके जा रहा है। इट रन्स एडजेसेंट टू द वाइन पाइप। वाइन पाइप के एडजेसेंट होना मतलब वाइन पाइप के ही बाजू में फूड पाइप रहता है। अच्छा, फूड पाइप की ही, हाँ दोनों एडजेसेंट रहते हैं टू ईच अदर, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। जो थ्रोट है ना, थ्रोट मतलब हमारा गला, वहां पे एयर और फूड दोनों एक ही पैसेज कैरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, एयर का पैसेज अलग, फूड का अलग। हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वाइन पाइप। तो वाइन पाइप में मतलब हवा के पाइप में फूड का एंटर करना कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉलोइंग द फ्लैप लाइक वॉल क्लोजेस द पैसेज ऑफ द वाइन पाइप। जो वाइन पाइप रहता है ना हमारा, सपोज अगर ये वाइन पाइप है, तो ये जो जब हम सॉलो करते हैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, वाइन पाइप रहता है, फिर ये एक हो जाता है और फिर से स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन थ्रोट में रहती है, थ्रोट मतलब हमारे गले में। तो यहाँ पे हम कैसे क्लोज कर सकते हैं वाइन पाइप को। तो यहाँ पे एक फ्लैप रहता है, फ्लैप लाइक वॉल, तो वो क्लोज करती है। अगर खाना आ रहा है तो ये क्लोज हो जाएंगी, तो खाना चुपचाप इधर निकल जाएगा। और जब खाना नहीं आ रहा है तब ये ओपन हो जाएंगी ताकि हवा अंदर जा सके। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है। During the act of swallowing, the flap-like close the windpipe and guides the food into the food pipe. By the chance food particles enter the food pipe, we feel choke, get hiccups and cough. अगर गलती से भी, जैसे अभी यहाँ पे ये फ्लैप है, तो फ्लैप क्या कर रही है, खाना जो खाना है, खाने को प्रॉपरली फूड पाइप में डाल रही है, खाने को प्रॉपरली फूड पाइप में जाने दे रही है। तो क्या ये यहाँ पे जो फ्लैप है ना, वॉल्व लाइक फ्लैप, वो खाने को बराबर फूड पाइप में जाने दे रही है। जैसे ही खाना हमारा हो जाएगा, तो ये फ्लैप हट जाएंगी यहाँ से, और फूड और जो एयर है, एयर को अंदर जाने देंगी। ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में खाना खाते खाते अगर तुम्हारा खाना वाइन पाइप में चला गया, तो वाइन पाइप में जाने के कारण फिर आपको आएंगी हिकअप्स, और वो जो गला है वो जो चोक हो जाता है ना, तो वैसी फीलिंग आएंगी। हिचकी आना होता है, हिकअप्स मतलब होता है हिचकी आना। अगर आपका खाना वाइन पाइप में जा रहा है तो आपको हिचकी आएंगी। ओके। नाउ फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस और फूड पाइप के बारे में अभी हमें पढ़ना है। सबको पता है ईसोफेगस और फूड पाइप क्या होता है। ये है जो हमारा पाइप है ना, ये इसी बोलते हैं फूड पाइप, जहां से फूड अंदर आ रहा है, और उसी कहते हैं ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस जाके स्टमक से मिल रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है स्टमक। ठीक है। अ सॉलिड फूड पैसेज इनटू द ईसोफेगस। तो जो हमने फूड खाना खाया है, वो क्या कर रहा है, नीचे नीचे उतर रहा है। तो अभी पहली को एक क्वेश्चन आया है, फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। तो जो जब हमें वोमिटिंग होती है तो फूड अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे करता है, ऐसा पहली का क्वेश्चन है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो फूड पाइप रहती है नेक और चेस्ट के थ्रू, चेस्ट के थ्रू मूवमेंट करता है, मतलब चेस्ट चेस्ट और थ्रोट दोनों में फूड पाइप प्रेजेंट रहता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप की जो वॉल रहती है उसके मदद से, ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप की जो ये वॉल है ना, इसके मदद से फूड नीचे नीचे पुश होता है। हाँ, तो देखो अभी कैसा है ना, ये फूड है, फूड क्या कर रहा है, हमने सॉलो कर दिया फूड को, फूड क्या कर रहा है, इसोफेगस के थ्रू मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना इसोफेगस की, ऐसे ऐसे, इसे ही बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये जो फूड है वो मूवमेंट करते हुए पेट में आएगा, फिर पेट से पेट में डाइजेशन होने के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो मूवमेंट करेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। जस्ट इन केस अगर हमारे स्टमक में फूड आया है और वो स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं किया उस फूड को,
तो वो फूड क्या करेगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर देगा, डेट इज इसोफेगस से होते हुए वो बाहर निकल जाएगा, माउथ के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगा। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं ओमेटिंग। किसी सिचुएशन में आप कुछ चलता भलता खा लेते हो, मतलब कुछ भी बाहर की चीज खा लेते हो, डेट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और स्टमक, तो स्टमक कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता ऐसी चीजों को। तो इस सिचुएशन में जो हमारा फूड रहता है वो डाइजेस्ट भी नहीं होता या फिर डाइजेस्ट हो नहीं पाता। और स्टमक ने अगर वो फूड को एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो वो आगे भी नहीं सेंड करेगा, वो डायरेक्ट वापस भेज देगा कि नहीं चाहिए भाई, तू चलो जाओ, वापस जाओ, जहां से आए हैं वहां से जाओ। तो क्या होगा, ये फूड इसोफेगस के पाइप के थ्रू ही अपवर्ड मूवमेंट करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ओमेटिंग, इसे ओमेटिंग कहते हैं हम। यहाँ पे देखिए लिखा है ओमेटेड आउट। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द स्टमक। व्हाट इज द स्टमक? स्टमक मतलब हमारा पेट। ठीक है, तो स्टमक में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टमक क्या है? स्टमक क्या एक है थिक वॉल बैग, मतलब स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड उसका जो वॉल रहता है वो बहुत थिक रहता है। उसका शेप जे लाइक होता है, जे शेप का स्टमक होता है हमारा। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट, मतलब सबसे बड़ा पार्ट कह सकते हैं। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से फूड कहाँ आएगा? स्टमक में, फिर स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे लिखा है ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस मतलब ऐसे चिपचिपा सब्सटेंस होता है टू टू लुब्रिकेट द प्रोसेस। तो वो जो म्यूकस रहता है, म्यूकस जो इनर लाइनिंग रहती है ना स्टमक की, वो सीक्रेट करती है, इनर लाइनिंग सीक्रेट करेंगी म्यूकस। म्यूकस सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक में ही सीक्रेट हो रहा है, और डाइजेस्टिव जूसेस भी, ताकि डाइजेशन प्रोसेस इजी हो सके और जो हमने फूड खाया है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सके। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है, हमारी जो स्टमक की जो लाइनिंग रहती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया। जो एसिड रहती है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है अलोंग विद द फूड। जो फूड के साथ जो बहुत बैक्टीरिया आते हैं ना, जैसे हम कभी भी कैसे भी खाना खा लेते हैं, कभी बाहर खाना खा लेते हैं, तो कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं, तो उसके उस वो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कील हो जाते हैं, मर जाते हैं। किसके हेल्प से मरेंगे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसने सीक्रेट किया? तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट को स्टमक को एसिडिक बना रहा है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है स्टमक में, ताकि जो भी डाइजेस्टिव जूसेस पेट में आ रहे हैं वो खाने में मिक्स हो रहे हैं, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है? तो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको। द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन तो सबको पता है, हमने देखा था। कहाँ देखा था हमने? हाँ, ये जो अंदर का पोर्शन जो है ना वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरी है एलिमेंट्री कैनल, और यहाँ पे जो अंदर का पोर्शन है जो सबको दिख रहा होगा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। बहुत ज्यादा ये हो गया इसलिए दिख नहीं रहा होगा। लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। आई विल। हाँ, अब देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये इनर पोर्शन यही है स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना पेट से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर खाना बाहर गिरेगा। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। तो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसे भी अंडरलाइन करके रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। 7.5 मीटर लॉन्ग रहती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर। लीवर और पैनक्रियास का जो सिक्रेशन रहता है, लीवर जैसे लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस सिक्रेट करता है, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। That is the secretions of liver and pancreas.
तो वो क्या आएंगे, स्टमक में आएंगे। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, तो इसके अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है, वो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने वॉल से कुछ जूसेस सीक्रेट कर रहा है। अभी देखो, जब पेट में फूड था ना, तो फूड पेट में सिर्फ सलाइवा मिक्स होने के बाद आया था। मतलब जैसे हमने फूड खाया था तो मुंह में हमारे सलाइवा था, तो फूड में सबसे पहले सलाइवा मिक्स हुआ। अब ये फूड प्लस सलाइवा पेट में आएगा। अब पेट में आने के बाद उसमें क्या क्या मिक्स होगा, डाइजेस्टिव जूसेस, और स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हुआ था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होगा, वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होंगे, दैट इज लीवर और पैनक्रियास के जूसेस। अब ये जो फूड है जिसमें सलाइवा भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, लीवर से लीवर से आएगा एक, गॉल ब्लैडर से आएगा एक बाइल जूस भी है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस भी है। इतना सब कुछ मिक्स हो गया है अब इस फूड में। अब ये फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या करेंगी, कुछ जूसेस सीक्रेट करेंगी, और सीक्रेट करके उस फूड में डालेंगी। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन, लीवर क्या रहता है, रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर का ग्लैंड रहता है, एंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में एब्डोमेन मतलब वही हम पेट कंसीडर कर सकते हैं, स्टमक। स्टमक के राइट साइड में अपर पोर्शन में रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये याद रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अभी बोल रही हूँ। आपको एमसीक्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो दैट इज द लीवर। लीवर इज, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस सीक्रेट करता है कौन, लीवर। तो बाइल जूस वो लीवर सीक्रेट नहीं कर रहा है, तो लीवर में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज गॉल ब्लैडर। हमने देखा था वो लीवर में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर था छोटा सा, उसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, और गॉल ब्लैडर सीक्रेट करता है बाइल जूस। फिर वो बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू पेट में आता है, दैट इज स्टमक में आता है। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, बाइल जूस का काम क्या है, तो बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का डाइजेशन कर रहा है। ये जो पॉइंट्स है वो अच्छे से याद रखना है कि डाइजेस्टिव जूसेस क्या कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन का डाइजेशन करा के दे रहे हैं, दैट इज प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा के दे रहे हैं स्टमक में। प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस विच इज सीक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और अभी फैट्स का डाइजेशन हो रहा है, तो फैट्स का डाइजेशन कहाँ किसके मदद से हो रहा है, तो बाइल जूस के मदद से। बाइल जूस कहाँ सीक्रेट हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या है, तो इट इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लीवर। The pancreas is the large cream colored gland located just below the stomach। स्टमक के जस्ट बिलो एक ऐसे पैनक्रियास स्ट्रक्चर था, ऐसे मिर्ची जैसा स्ट्रक्चर था। आपको दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पैनक्रियाज है। हाँ, तो ये जो पैनक्रियाज है ना, ये पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा, ठीक है। अब देखो पैनक्रियास क्या है, तो पैनक्रियास इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये भी एक ग्लैंड ही है जो अपना सिक्रेशन सीक्रेट कर रहा है, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। अब कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन इन सब का ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा कौन, पैनक्रियाटिक जूस। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine। अब ये फूड हो गया पार्टली डाइजेस्टेड, मतलब फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी भी। इतना सब कुछ मिक्स होने के बाद फूड में पार्टली वो डाइजेस्ट हो गया है। अब वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा है
वो पार्टली डाइजेस्टेड है, फुली डाइजेस्टेड नहीं है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करेगा, अपने कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस उसमें सीक्रेट करेगा फूड में। फिर फूड में वो जूसेस मिक्स होने के बाद अब फूड का अब जो भी बचे कुचे कंपोनेंट्स है फूड के, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, अब वो ब्रेक डाउन होंगे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल शुगर, यहाँ पे लिखा है सच एज ग्लूकोज फैट्स। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है, ग्लूकोज फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्रोटीन, ये सब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे। अब इनका सबका डाइजेशन होगा, सबका ब्रेक डाउन होगा, अमीनो एसिड में सब कन्वर्ट हो जाएंगे। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट। इंटेस्टाइनल जूस क्या कर रहा है, कंप्लीट करेगा डाइजेशन। मतलब अभी आप इतना समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड था वो तो आ गया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन कंप्लीट होगा, मतलब फुल्ली डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कैसे हो रहा है या फिर कैसे कंप्लीट हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है हमें। दैट इज द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है, यहाँ पे बोला है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है। अब ब्लड वेसल्स में फूड कैसे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है ना, वो अंदर से तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही है इस तरह से। अब इसमें यहाँ पे फूड आ गया, जो पहले तो पार्टली डाइजेस्टेड था, अब कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस इसमें सीक्रेट हो गए हैं, तो इसके वजह से अब ये फुली डाइजेस्टेड हो गया है क्योंकि ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया है। अभी सिंपल सब्सटेंसेस में तो कन्वर्ट हो गया है, तो सिंपलर सब्सटेंसेस क्या, तो ये जो वॉल है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या करेंगी, ये सारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो अभी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए हैं, उनको एब्सॉर्ब कर लेंगी। अब यहाँ से ये एब्सॉर्ब हो गई है, तो हमें सबको पता है कि ब्लड वेसल्स तो हर जगह प्रेजेंट है बॉडी में, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पाइप है, इसके साइड में कंसीडर करो कि एक हाथ ब्लड वेसल्स है, तो वो ब्लड वेसल्स में ये सिक्रेशन चला जाएगा। मतलब जो फूड है जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हुआ है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होंगे बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो एब्सॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में डाल देंगी, और तो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डालेंगी। ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल करेंगी कि फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने हैं और ब्लड वेसल्स में डालने हैं। इसे ही एब्सॉर्प्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। इसे भी लर्न करके रख देना। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। ओके, अभी ब्लड में फूड आ गया है, फूड आ गया है मतलब फूड के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सब ब्लड में आ गए हैं। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. Villi is the single finger-like structure होता है। जैसे अभी ये वॉल है ना, ये सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसके इनर वॉल में इस तरह से स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स रहेंगे, थाउजेंड्स ऑफ रहते हैं, वो बहुत ज्यादा रहते हैं। इसे ही विलाय कहते हैं, दोनों तरफ रहेंगे ये। तो ये विलाय ही क्या कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने का काम कर रहा है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ द विलाय कुड बी इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में विलाय का रोल क्या रहता है, यही रहता है एब्सॉर्प्शन का। सारे न्यूट्रिएंट्स तो ब्रेक डाउन हो गए, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से उनका ब्रेकडाउन होके वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो जो विलाय है वो क्या करती है, सारे सिंपल सब्सटेंसेस को एब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल देती है। यहाँ पे भी यही लिखा है, ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो जो जो विलाय रहती है ना, वो विलाय में भी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है, छोटी छोटी कैपिलरीज विलाय में अंदर रहती है, तो वो एब्सॉर्ब करके फटक से ब्लड में चला जाता है वो फूड। The surface of villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transported via a blood vessel to the different organs of the body. तो अब ये ब्लड में तो आ गया अब ये फूड
जो न्यूट्रिएंट्स है, सब न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आ गए, वो अब ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, तो वो इजीली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने खाए हैं वो हमारे बॉडी के हर एक कोने तक ब्लड के थ्रू इजीली पहुंच जाएंगे. They are used to build a complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. इसे ही assimilation कहते हैं. मतलब एक हुआ absorption. Absorption किसने किया, विलाई ने. अब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गए, अब ये ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंचेगा. वो जो पहुंचने की प्रोसेस है, दैट इज द एसिमिलेशन. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया एंड आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. I hope everything is crystal clear now. In these cells, glucose breaks down with the help of oxygen into the carbon dioxide and water. तो ये जो ग्लूकोज रहता है, ये प्रोसेस में क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज रहता है ना, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी इससे रिलीज हो जाती है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो फूड जो रहता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन भी हमें पता है, जो छोटी थी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर था वो थी स्मॉल इंटेस्टाइन. अब उसके सराउंडिंग में रहे लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है. अब द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, कुछ फूड एब्सॉर्ब नहीं हुआ था, तो वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है, जो कोई काम का नहीं है, वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर्ड हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे हम. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी वाइडर है, वाइडर मतलब थोड़ी मोटी है, और शॉर्टर है, शॉर्टर इन लेंथ. मतलब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की थी ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की है. तो ये पॉइंट याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ. Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, अब जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इस फूड से हम एब्सॉर्ब कर लेंगे वाटर और कुछ सॉल्ट. द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम. अभी ये जो वेस्ट है वो ये तो बिना काम का, इसमें कुछ काम की चीजें नहीं रही, तो ये बन गया है टोटल वेस्ट. अब ये वेस्ट क्या करेगा, रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में जाएगा एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस. तो वो सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में वहां पे प्रेजेंट रहेगा रेक्टम में. सेमी सॉलिड मींस नॉट रियली हार्ड और नॉट रियली सॉफ्ट, दैट इज अ सेमी सॉलिड बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड. तो सेमी सॉलिड. द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो फीकल मैटर रहता है, मतलब जो वेस्ट रहता है वो एनस के थ्रू टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए, और इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं. इजेशन, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक याद रखना है इंजेशन, INGESTION. आयन मतलब इन करना, मतलब खाना खाना, दैट इज इंजेशन. और इजेशन मतलब बाहर निकलना, मतलब अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, दैट इज इजेशन. अब देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है वो हम देखेंगे. तो क्या आपने कभी काउस, बफेलो और दूसरे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनको ऑब्जर्व किया है? आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखना, कभी गाय जो रहती है ना वो बैठे बैठे चीविंग करती रहती है. गाय मतलब काऊ, बफेलो, वो कभी देखना उनका मुंह कभी शांत नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ बाइट करते रहते हैं. आइदर दे आर ईटिंग और नॉट, बट दे आर चीविंग कंटिन्यूअसली. Actually, they quickly swallow the grass and store in the part of the stomach called rumen. उनके स्टमक में एक रूमेन नाम का पार्ट रहता है, उसमें वो फटक से खाना खा लेते हैं. मतलब जैसे ही हम उन्हें चारा देते हैं ना खाना खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बहुत फास्टली
बहुत फास्टली वो खाना खा लेते हैं विदाउट चीविंग इट प्रॉपरली. दे जस्ट swallow the food whatever they we are serving them. They are just continuously swallowing that particular food. फिर उसके बाद जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो पेट से थोड़ा 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 खाना उनके माउथ में आ जाता है और वो उसे मैकेनिकली उसे चबाते रहते हैं. तो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन. और रूमेन एक पार्ट है उनके स्टमक का जहाँ पे फूड स्टोर रहता है. फिर वो फूड फूड पार्टली आके माउथ में आता है. फिर पार्टली वो चबाते रहते हैं वहां से उनकी डाइजेशन होता रहता है. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. तो यहाँ पे फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है दैट इज उसे कर्ड कहते हैं. देखो जैसे अभी ये रूमेनेंट है, ये बफेलो या फिर काऊ से कुछ भी समझ लो. ये क्या करती है अपने माउथ से ग्रास खा रही है. ग्रास खाने के बाद दिस इज द स्टमक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूमेन. अब रूमेन में आके ये फटाफट स्टोर हो जाएगा. फिर स्टोर होने के बाद ये कुछ पार्टली फूड इसके माउथ में आते रहेगा. जब भी ये खाली रहेंगी ना, जब कुछ भी नहीं खा रही है, ये सिर्फ बैठी हुई है, तब ये पार्टली फूड आते रहेगा, ये चबाते रहेंगे उसे. द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ एंड इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. हाँ, और इसी प्रोसेस को बोला है रूमिनेशन. ये फटाफट फटाफट खा के रूमेन में डाल दिया इसने. फिर अब थोड़ा थोड़ा पार्टली पार्टली फूड लेते जाएंगी और मुंह में चबाते जाएंगी. And this process is called rumination. And the animals doing such process are called ruminant. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना है सबको. The grass is rich in cellulose actually. Yes, cellulose is the complex substance and grass is rich in cellulose. Grass में बहुत ज्यादा सेलुलस प्रेजेंट होता है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का ही टाइप है सेलुलोज भी. इन रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा. जो कैटल और डियर रहते हैं ये भी रूमिनेंट्स ही रहते हैं. मतलब डियर में भी सेम प्रोसेस होती है जैसे काऊ और बफेलो में हो रही है, वैसे ही डियर में भी हो रही है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन. रूमेन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन कराते हैं सेल्यूलस का. बहुत सारे एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलस को, पर बाकी के एनिमल्स कर लेते हैं सेल्यूलस को डाइजेस्ट. ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाते. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा. जो हॉर्सेस और रैबिट रहते हैं ना, उनमें रहता है द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम. सीकम नाम का एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है. किसमें रहता है, तो हॉर्सेस और रैबिट्स में बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में सीकम रहता है. जैसे अभी जो ये है ना कैटल, तो कैटल में देखो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रूमेन है. तो वैसे ही हॉर्सेस और रैबिट्स में ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहेगा सीकम. सीकम क्या करेगा, द सेलुलस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर. तो सीकम में जो फूड में जो सेलुलस है वो डाइजेस्टेड होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन. ह्यूमन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहते जो सिर्फ एनिमल में रहते हैं. तो जो सीकम है, सीकम किसमें प्रेजेंट है, सीकम इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर. उसे आप कंसीडर कर सकते हो कि हॉर्सेस और रैबिट का स्टमक. हॉर्सेस और रैबिट में कुछ अलग टाइप का स्टमक है दैट इज कॉल्ड सीकम. जैसे काऊ और बफेलो में कुछ अलग टाइप का स्टमक है दैट इज कॉल्ड रूमेन. वैसे ही हॉर्सेस और रैबिट में सीकम है. सीकम में सेलुलस डाइजेस्ट होता है. और डाइजेस्ट क्यों होता है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीकम को डाइजेस्ट करा के देते हैं जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं रहता. इसीलिए हम कच्चा कच्चा भाजीपाला नहीं खा सकते, मतलब कच्चे वेजिटेबल्स नहीं खा सकते. या फिर कोई भी प्लांट है, प्लांट को तोड़ के हम नहीं खा सकते जैसे एनिमल्स खा रहे हैं. अगर हमने प्लांट्स और कच्चे प्लांट्स को खा लिया ना, तो उसमें इतना ज्यादा सेलुलस प्रेजेंट रहता है कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगी. हमें एक तो उल्टियां हो जाएंगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, या फिर ब्लॉटिंग हो जाएंगी पेट में. हम कुछ खा नहीं पाएंगे बहुत समय तक, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी. वी विल फेस अ वेरियस प्रॉब्लम इफ वी ईट रॉ मटेरियल लाइक
animals. So we have to take care of that. There is a certain bacteria which is not present in the human. That's why we cannot digest cellulose kind of thing. So far you have learned about animal which possess digestive system. अभी हमने यहाँ तक ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके जिनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट देयर आर सम मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। पर कुछ ऐसे भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, विच डू नॉट हैव अ माउथ। माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। फिर वो लोग कैसे डाइजेस्ट करते होंगे फूड को, वो हमें देखना है। मूविंग ऑन, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा इज द वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन कैसे हो रहा है हम ये देखेंगे यहाँ पे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर पता है आपको? पॉन्ड वाटर मीन्स अ लेक, वी कैन से लेक, और ऐसा बड़ा गड्ढा जहाँ पे पानी भर गया है बहुत ज्यादा, उसे हम पॉन्ड कहते हैं। तो वहां से वो पानी में अमीबा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। ये अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा को एक सेल मेम्ब्रेन रहती है। सेल मेम्ब्रेन, a rounded, a dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. Bubble-like vacuoles मतलब ये देखो आप यहाँ पे दिख रहे होंगे छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर, तो उसे ही बोला है फूड वैक्यूल्स। ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन है जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी है जो राउंडेड है और डेंस है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म मतलब ये साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, और से जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा फैला हुआ रहता है, तो इसे ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा कॉन्स्टेंटली उसका शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो ऐसा जो प्रोजेक्शन इसने दिखाया है ना, इसे ही बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कॉल्ड सूडोपोडिया। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इसने अपना स्ट्रक्चर बना लिया है, इसे ही बोलते हैं सूडोपोडिया। ये देखो यहाँ पे भी किया है। तो ये अभी अभी देखो इसमें डाइजेशन कैसा होगा। सूडोपोडिया के हेल्प से ये फूड को कैप्चर करेगा। अब यहाँ से इसने इंजेक्शन किया, फूड पार्टिकल्स अंदर आया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया विल कैप्चर द फूड एंड गेट एंड पुश इट इनसाइड द अमीबा, द बॉडी, और से बॉडी ऑफ द अमीबा। अब फूड पार्टिकल अंदर आ गया है, तो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद सूडोपोडिया के थ्रू ही ये इजेस्टेड फूड और से वेस्ट मटेरियल उसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा बिटवीन बिटवीन द प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया। ये दोनों सूडोपोडिया के बीच में से ही निकल जाएगा। दोनों सूडोपोडिया के बीच में से ही वो फूड पार्टिकल अंदर गया था बॉडी के, अब इससे ही बाहर निकल जाएगा। दैट इज अंदर जाना इज द इजेशन, बाहर निकलना इज द इजेशन। यहाँ पे भी इजेक्शन ही बोलेंगे, यहाँ पे इंजेक्शन बोलेंगे। जो फूड पार्टिकल है वो जब अंदर गया तो वो प्रोसेस को इंजेक्शन बोला था, और जो बाहर निकला था इजेशन। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट द सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड engulf इट, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया वही है। सूडोपोडिया ट्रैप कर रहा है फूड को, और फूड बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड वैक्यूल में स्टोर हो रहा है। दैट इज उसमें से सारे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जब वो फूड वेस्ट बन जाएगा, जो कोई काम का नहीं रहेगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दैट इज इजेस्टेड वेस्ट उसे बोला है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो फूड वैक्यूल में स्टोर रहते हैं, उसके वजह से डाइजेशन प्रॉपरली हो जाता है फूड मटेरियल का। अमीबा की बात कर रहे हैं हम, ये सब प्रोसेस अमीबा में हो रहा है। अमीबा इज द सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर, याद रखना है, ठीक है।
they act on the food and break down into the simple substances. अब वैक्यूअल में क्या था ना, वैक्यूअल में फूड स्टोर हो गया, वैक्यूअल में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट थे, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया, फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया और उसको डाइजेस्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे वो फूड क्या हो गया, डाइजेस्टिव फूड, डाइजेशन डाइजेशन हो गया उस फूड का, और वो फूड में जो सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो भी एब्जॉर्ब हो गए। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो एब्जॉर्ब किए हैं हमने सब्सटेंस, हमने नहीं सॉरी अमीबा ने, तो वो सारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, ग्रो, जो एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होंगे। द अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया या फिर जो बिना काम का है, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा अमीबा के। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो प्रोसेस है ना डाइजेशन की, फूड की जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बेसिक है, वो एनर्जी रिलीज करती है, और ये प्रोसेस सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम ही रहती है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन इनटू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर इसके बाद वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन ने जो फूड एब्सॉर्ब किया था उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी जल्द ही आएगा। सो स्टे ट्यून, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। If you want any other chapter, please mention it in a comment. I will definitely make a video on that also. Okay, everyone, take care. Bye bye.